आज हम बात करने वाले हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के क्वेश्चन आंसर्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सो हियर दिस इज मी शैल अनुरागी एंड बिफोर एनी काइंड ऑफ डिले लेट्स गेट स्टार्ट द टॉपिक। तो पहला क्वेश्चन है डिस्कस हाउ क्लासिफिकेशन सिस्टम हैज अंडरगो सेवरल चेंज ओवर द पीरियड ऑफ द टाइम। तो हमें इस बारे में चर्चा करनी है कि किस प्रकार से जो क्लासिफिकेशन है वो टाइम के हिसाब से चेंज होता गया। तो सबसे पहले क्या हुआ कि एरिस्टोटल जी आए सबसे पहले, ठीक है जी। उन्होंने प्लांट्स को हर्ब, श्रब और ट्रीज इन 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया एरिस्टोटल जी ने, और एनिमल्स को रेड ब्लड सेल्स के बेसिस पे क्लासिफाई कर दिया। ठीक है, कुछ खास क्लासिफिकेशन किया नहीं था, बिल्कुल बेसिक क्लासिफिकेशन था इनका एरिस्टोटल जी का। फिर आए लेनिनियस, ठीक है जी। उन्होंने क्या किया, 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। कौन कौन सा? एक प्लांट किंगडम और एक एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम और एनिमलिया किंगडम। ओके, इसमें कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं किया उन्होंने कि यूनिसेलुलर होते हैं, मल्टीसेलुलर होते हैं, यूकैरियोट एक प्रोकैरियोट्स, इनके बारे में कोई चर्चा नहीं हुई इसमें, तो इसलिए इसको एक्सेप्टेबल नहीं माना गया। उसके बाद फिर बाद में 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आया आर.एच. विटेकर के नाम से, ठीक है जी, 1969 में। तो उन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमिलिया। हालांकि इसमें भी काफ़ी कुछ क्या नाम है वे थी, ड्रॉबैक थे इसके, बट काफ़ी हद तक एक्सेप्टेबल भी है ये। तो उन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिए, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमिलिया। तो ये पहला क्वेश्चन हो चुका है कि इसके बारे में चर्चा करनी थी। तो पहले एरिस्टोटल ने दिया, प्लांट को हर्ब, श्रब और ट्रीज के उसमें क्लासिफाई कर दिया, और एनिमल्स को रेड ब्लड सेल, प्रेजेंस ऑफ रेड ब्लड सेल्स, जिनके पास रेड ब्लड सेल्स है और जिनके पास रेड ब्लड सेल्स नहीं है उनके बेस पे इनको डिवाइड कर दिया। ठीक है जी। लिनियस ने क्या किया, 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दे दिया, क्या नाम है, एक एनिमल्स और एक प्लांट्स, उसके अलावा कोई कुछ किसी चीज़ का जिक्र ही नहीं किया। उसके बाद आर.एच. विटेकर है जिसको हम अभी भी पढ़ते हैं, तो उन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया जिसको हम पढ़ते हैं। स्टेट 2 इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस यूज ऑफ हेटरोट्रोपिक बैक्टीरिया, और दूसरा कौन सा है इसमें, आर्की बैक्टीरिया। इन दोनों का हमें यूज पढ़ना है, कौन सा, इकोनॉमिकली, कि इकोनॉमी में ये कैसे मतलब कि फ़ायदेमंद होते हैं। तो एग्रोबैक्टीरियम, ज़ैंथोमोनास, सैडोमोनास, साल्मोनेला, इखेरिया और राइजोबियम, ये कुछ एग्जाम्पल हैं, ठीक है जी, किनके, हेटरोट्रोपिक बैक्टीरिया के। बट हमें इनके अच्छे क्या नाम है यूज पढ़ने इनके, ये इनमें से काफ़ी, जैसे कि सैडोमोनास पिटिडा है, ये चेंजेस करते हैं, सैल्मोनेला टाइफाइड फैलाते हैं, तो ये इनके बारे में नहीं पढ़ना, हमें ओनली जो इनके एडवांटेज है वो पढ़ने हैं। तो ये क्या करते हैं, डिकम्पोजर के उसमें यूज किए जाते हैं। सीडोमोनास पटिडा एक ऐसा बैक्टीरिया है जो कि वाटर में पाया जाता है, और वो क्या नाम है, कुछ बैक्टीरिया वगैरह इनको इन्वायरमेंटल की स्टडी में यूज़ किया जाता है इनको, तो हमें अच्छे इनके वे पढ़ने हैं। तो डिकम्पोजर्स के रूप में यूज़ किए जाते हैं, ह्यूमस की फॉर्मेशन में इनका यूज़ किया जाता है, ह्यूमस बनाते हैं। ये एक किस्म का क्या नाम है, ये कंपाउंड होता है जो क्या नाम है प्लांट्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है ये। और क्या नाम है, जो प्रोडक्शन ऑफ कर्ड है फ्रॉम मिल्क, जिसको लैक्टोबैसिलस बनाते हैं, तो वो भी इसी का एग्जांपल है। एंटीबायोटिक्स में यूज होते हैं ये बैक्टीरिया, या फिर अगर हम कह दें कि नाइट्रोजन फिक्सेशन जो होता है इनका एटमॉस्फेयर में, उसमें यूज होते हैं, कौन से, हेटरोट्रोपिक बैक्टीरिया। उसके बाद आर्की बैक्टीरिया जो है वो मीथेनोजेंस होते हैं जनरली, मतलब मोस्टली मीथेनोजेंस होते हैं। तो इसमें क्या होता है कि प्रोडक्शन ऑफ गोबर गैस फ्रॉम द डंग एंड द सीवेज, तो ये क्या करते हैं, गोबर गैस जो है उसको बनाने में हेल्पफुल होते हैं आर्की बैक्टीरिया, ठीक है जी। तो रूमिनेंट्स के अंदर पाए जाते हैं। रूमिनेंट्स मतलब कि जो जुगाली करते हैं, जैसे कि गाय भैंस हो गई, ये जुगाली करते हैं, तो उनके अंदर ये बैक्टीरिया पाए जाते हैं, और ये क्या करते हैं, मीथेन गैस को क्रिएट करते हैं, मतलब कि डाइजेशन में हेल्प करते हैं ये रूमिनेंट्स के अंदर। उसके अलावा ये वही बात होगी सीवेज या फिर बायोगैस में, क्या नाम है, बायोगैस बनाने में यूज़फुल होते हैं। रूमिनेंट्स के अंदर पाए जाते हैं, फर्मेंटेशन में यूज होते हैं। तो रूमिनेंट्स के अंदर मतलब कि क्या होता है कि जो उनका जो सेलुलोज होता है, क्योंकि वो हरी पत्तियाँ खाते हैं, तो उसमें सेलुलोज होता है, उसको डाइजेशन करने के लिए, उनके फर्मेंटेशन के लिए ये यूज़फुल होते हैं आर्की बैक्टीरिया।
नेचर ऑफ सेल वॉल इन द डायटम्स, इसके बारे में चर्चा करनी है कि जो सेल वॉल का जो नेचर होता है डायटम्स का, वो पहली बात तो डायटम्स होते हैं क्या, वो देख लेते हैं। तो जो डाई एटम्स होते हैं वो क्रेजोफाइट्स होते हैं, किस्म के प्रोटिस्टा के अंदर, ठीक है जी। तो उनकी जो वॉल होती है वो सिलिका की बनी होती है, सिलिका की, ठीक है। कंस्ट्रक्शन को फ्रेस्टाइल बोलते हैं। तो एक किस्म के क्या होते हैं, प्रोटिस्टा होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं, और क्या नाम है, डायटम्स, मतलब कि 2 एटम से मिलकर बने होते हैं। कुछ इनकी ऐसी शेप होती है जैसे कि शॉप के कवर की शेप होती है, कि मतलब कि एक पार्ट ये हो गया और उसके ऊपर दूसरा पार्ट फिक्स है, इस तरह से। तो ऐसी डायटम्स की शेप होती है, ठीक है जी। वो ये कि कंसिस्ट ऑफ 2 थिन ओवरलैपिंग शेल्स दैट फिट इनटू ईच अदर सच एज द शॉप बॉक्स। तो ऐसी उसकी शेप होती है। डायटम्स जब मर जाते हैं तो जहाँ पर वो रहते हैं अपनी हैबिटेट्स में, वहाँ पर बहुत सारा जो अपना क्या नाम है शेल वॉल छोड़ जाते हैं, जिस जो सिलिका की बनी होती है, और उसी को क्या बोलते हैं, डायटमस अर्थ बोलते हैं। तो डायटमस अर्थ बहुत सॉफ्ट होता है, कोई इनर्ट होते हैं वो, और वो बहुत सारे यूज़ में होते हैं, जैसे कि फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल, शुगर एंड द अदर इंडस्ट्रियल यूज। इसमें क्या नाम है, उनको यूज़ किया जाता है, किनको, डायटमस अर्थ को। ये इस तरह का दिखता है कुछ, ठीक है जी, ये इस तरह का दिखता है। फाइंड आउट व्हाट डू द टर्म एल्गल ब्लूम एंड द राइट सिग्निफाई। पहली बात तो ये होते क्या है, एल्गल ब्लूम और रेड टाइड्स, ये कुछ इस तरह के दिखते हैं, देख लो पहले, ये इनके दर्शन कर लो, ठीक है जी। ये कुछ नहीं होता, एल्गी और ब्लू ग्रीन एल्गी जो होती हैं उनकी पॉपुलेशन इंक्रीज होती है वाटर बॉडी में, जिससे हमें ये लगता है कि ये कुछ और ही है, पानी नहीं है, कुछ और ही है, बट होता कुछ नहीं है, वो पानी ही होता है। और उनके ऊपर इनकी हैबिटेट जो है, इनकी जो क्या नाम है जनसंख्या, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, और इनके अंदर पिगमेंट होने के कारण, इनकी सेल में एक पिगमेंट होने के कारण ये रेड कलर के, या फिर जो पिगमेंट में पाया जाता है उस कलर के शो होते हैं। तो इसी को बोलते हैं एल्गल ब्लूम या फिर रेड इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन ऑफ एल्गी या ब्लूम इन द वाटर रिजल्टिंग इन द डिसकलरेशन ऑफ द वाटर बॉडी। तो इसका कलर चेंज कर देते हैं, जैसे देखो रेड दिख रहा है और ये ग्रीन कलर दिख रहा है। तो अब समस्या क्या है इसकी, जब ये यहाँ पे इतने सारा कवर कर लेंगे तो क्या होगा कि इनका बाहर का जो कांटेक्ट है वाटर का, वो अंदर का कांटेक्ट जो है पानी का, वो ख़त्म हो जाता है। इससे क्या होता है कि जो इसके नीचे जो ऑर्गेनिजम्स रह रहे हैं, देखो क्या होता है, यहाँ पे एक चीज़ दे रखी है BOD, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, ठीक है जी। और ये कारण बनती है फिश के और अदर एक्वेटिक एनिमल्स के डेथ की। अब इसको समझते हैं क्या ये चीज़, जैसे ये पानी है, ये नीचे इसके यहाँ पे ये पानी है, ठीक है, और ऊपर क्या है, ये एल्गी यहाँ पे ये रह रहे हैं। अब इन्होंने ऐसी लेयर बना दी इसके ऊपर, जिसके कारण इस पानी का कांटेक्ट जो इस वाटर का कांटेक्ट बाहर के इन्वायरमेंट से, इस इन्वायरमेंट से हट गया। तो उससे क्या हुआ कि जितनी इनकी ऑक्सीजन थी, मान लो यहाँ पर इनके पास 80 ग्राम ऑक्सीजन थी, सपोज कर लो 80 ग्राम ऑक्सीजन थी, अब ऑक्सीजन थी तो इन्होंने यूज़ कर ली, बट नई ऑक्सीजन तो यहाँ पे आई ही नहीं ना, मतलब कि ऊपर से ऑक्सीजन को मिली ही नहीं। तो इससे हुआ क्या कि नीचे जो ऑक्सीजन है उसकी क्वांटिटी कम हो गई, वो घट गई ऑक्सीजन, जिसकी वजह से क्या होगा कि नीचे ऑक्सीजन की डिमांड ज़्यादा हो गई। तो इसको बोलते हैं BOD, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। मतलब नीचे क्या होगा, ऑक्सीजन की डिमांड ज़्यादा हो गई, जिसके कारण से ऑक्सीजन की पूर्ति नहीं हो पा रही है उस हैबिटेट्स में। दोबारा समझ लो, इनके ये जाल बनाने के चक्कर में जो इन्वायरमेंट से कांटेक्ट था वाटर बॉडी का, वो कट गया, जिसकी वजह से नीचे की ऑक्सीजन कम होने लगी, ठीक है, क्योंकि जितनी ऑक्सीजन थी वो उन्होंने यूज़ कर ली, जिससे कि ऑक्सीजन की जो सप्लाई है वो ख़त्म हो गई और ऑक्सीजन की कमी पड़ने लगी। इसी को क्या बोलते हैं, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, कि नीचे ऑर्गेनिजम्स को ऑक्सीजन की डिमांड होने लगी और उनको मतलब ऑक्सीजन उतनी मिल नहीं पा रही जितनी उनको चाहिए है, ठीक है जी। तो इसको बोलते हैं BOD, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। और जब ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो obvious सी बात है, डेथ तो हो ही जाएगी। तो ये है BOD। तो इसका मेन मतलब कि इनका रेड टाइड्स का बहुत बड़ा साइड इफेक्ट यही है। वायरस वायरॉइड से कैसे डिफरेंट होते हैं, वायरस वायरॉइड से कैसे डिफरेंट होते हैं, इसके लिए आपको थोड़ा एग्जांपल देता हूँ। तो ये पीनट है, ठीक है, सपोज करो एक टाइम पे कि ये वायरस है। तो वायरस के पास क्या होता है, एक कवर जिसको कैप्सिड बोलते हैं, कैप्सिड बना होता है कैप्सोमियर से,
और उसके अंदर उसका जेनेटिक मटेरियल यानी कि डीएनए या आरएनए, डबल स्ट्रैंड का डीएनए या डबल स्ट्रैंड का आरएनए, जिसको भी इन्फेक्ट करता है वो। तो ये हो गया वायरस। अगर इसको हम खोल दें ये कवर, इसको, ये उसका क्या है, डीएनए या आरएनए यानी कि जेनेटिक मटेरियल। तो अगर ये फ्री घूम रहा है बिना कवर के तो इसको बोलेंगे वायरॉइड। ठीक है जी। अगर कवर है इसका, ये कवर है, कवर के अंदर है ये, तो ये वायरस है। ठीक है जी। अगर कवर हटा दिया गया, इसका कैप्सिड जो है, कैप्सिड जो है वो हटा दिया गया और ये जेनेटिक मटेरियल ऐसे ही घूम रहा है तो उसको बोलेंगे वायरॉइड। इतना फर्क है। ठीक है जी। तो वही है कि जो वायरस स्मॉलर इन साइज, वायरस से ओबीसी बात है, कवर हट जाएगा तो साइज छोटा हो ही जाएगा इसका। ठीक है जी। प्रोटीन की का कोट ऊपर का जो है कवर नहीं होता है, फ्री आरएनए होता है, मोलिकुलर वेट छोटा होता है और उससे जो बीमारी फैलाता है स्पिंडल पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज कॉज करता है वायरॉइड। ठीक है। 4 मेजर ग्रुप ऑफ प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ के 4 ग्रुप को हमें डिस्क्राइब करना है कैसे कैसे होते हैं। तो सिंपल सी बात है, प्रोटोजोआ के 4 ग्रुप कौन कौन से होते हैं? अमीबॉइड प्रोटोजोआ, सीलिएटेड प्रोटोजोआ, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ, स्पोरोंजोअन्स। ठीक है जी। प्रोटोजोआ होते क्या हैं? हेटेरोट्रोपिक होते हैं, प्रेडेटर्स होते हैं या फिर पैरासाइट हो सकते हैं। तो ये छोटे छोटे से एग्जाम्पल्स हैं इसके। अमीबॉइड मतलब कि वो प्रोटोजोआ जो कि फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं और उनकी शेप अमीबा जैसी होती है। क्यों इसमें अमीबॉइड प्रोटोजोआ क्यों बोलते हैं इसको? इसलिए बोलते हैं क्योंकि इनके पास एक ऐसा करैक्टर होता है जो अमीबा के पास होता है। अमीबा क्या करते हैं, उनके पास एक सीडोपोडिया नाम की चीज़ होती है, मतलब कि फॉल्स पैर उनके, मतलब कि पैर नहीं होते, उसके कोई बॉडी नहीं होती। ठीक है जी। इस तरह के वो अपनी बॉडी को बना लेता है ये इस तरह का अमीबा, और यही सेम कैटेगरी इनके पास, मतलब सेम प्रॉपर्टी प्रोटोजोन के पास पाई जाती है, इसलिए इनको अमीबॉइड प्रोटोजोआ बोलते हैं। ये अपने प्रे को कैप्चर करने के लिए ये सीडोपोडिया बना लेते हैं और उसको फिर एक टाइम पे ये बंद हो जाएगा और ये जो फूड है इसका अंदर यहाँ पे आ जाएगा इसका। ठीक है जी। तो इसको सीडोपोडिया बोलते हैं, इसलिए इनको प्रोटोजोआ अमीबॉइड प्रोटोजोआ बोलते हैं क्योंकि ये सीडोपोडिया बनाते हैं फॉल्स फीट के नाम से। ठीक है, ये देखो ये इस तरह से है, इसने ये सीडोपोडिया बना ली और ये जो इसका ये खाना है ये अंदर आ गया, अंदर आके डाइजेस्ट हो गया। मरीन में रहते हैं, सिलिका की शेल होती है इनके सरफेस पे। ठीक है जी। और इसका एग्जांपल हो गया एंटमीबा पैरासाइट्स। दूसरा है फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ। ये वैसे पढ़ चुके हम दोबारा, मतलब कि हम दोबारा क्वेश्चंस कर रहे हैं तो हमें दोबारा देख रहे हैं इसके, बाकी हमने इसको कवर किया हुआ अपने चैप्टर्स में। फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ, इनके पास फ्लैजिला होता है इनकी बॉडी के ऊपर, फ्री लिविंग होते हैं या फिर पैरासाइटिक हो सकते हैं, बॉडी के ऊपर फ्लैजिला होते हैं। ठीक है जी। पैरासाइटिक हो सकते हैं जैसे कि स्लीपिंग सिकनेस, ये डिजीज कोज करते हैं, उसका एग्जाम्पल होगा ट्राइप्सोमा। ठीक है जी। ट्राइप्सोमा ब्रूसी इस तरह का दिखता है, ये इसका क्या नाम है, डायग्राम है। सीलिएटेड प्रोटोजोआ, इनके पास सीलिया होते हैं, सीलिया मतलब कि धागे किस्म के रेशे छोटे छोटे से बॉडी के बाहर जिनको मूवमेंट में हेल्प करते हैं वाटर में। 1000 ऑफ सीलिया प्रेजेंट होते हैं इनकी बॉडी के ऊपर। इनकी पेट में, मतलब इनकी बॉडी में एक कैविटी होती है, मतलब कि गलट यानी कि एक किस्म का पेट होता है, छोटा सा पेट होता है, छोटी सी जगह होती है जो कि बाहर की तरफ खुलता है उसका सरफेस, मतलब कि जैसे ये पेट हो गया तो इसका जो ओपनिंग होगी बाहर की तरफ होगी, ये जो ओपनिंग है इसकी। ठीक है जी। ये और ये सीलिया प्रेजेंट होगा इसके पास, तो इसका एग्जांपल हो गया पैरामीशियम। और ये सीलिया करते क्या है, सीलिया में एक मूवमेंट होती है, मूवमेंट से ये जैसे वाटर में जब मूव करेंगे सीलिया के द्वारा तो इनकी मूवमेंट के द्वारा, मूवमेंट से अंदर जो इसका जो क्या नाम है इसकी कैविटी में खाना भरा हुआ है उसमें भी मूवमेंट क्रिएट होगी, मूवमेंट क्रिएट होगी, मूवमेंट से क्या होगा, डाइजेशन में हेल्प मिलेगी। ठीक है जी। चौथा है स्पोरेंजियंस, जिन जो स्पोर्स क्रिएट करते हैं, जो प्रोटोजोआ स्पोर्स क्रिएट करते हैं स्पोरेंजियंस बोलते हैं उनको। ठीक है जी। मेनली इन्फेक्शन ही करते हैं ये। ओके। प्लाज्मोडियम इसका अच्छा खासा एग्जाम्पल है जो मलेरिया फैलाते हैं। ठीक है जी। और ये क्या करते हैं, ये मतलब वही है क्या ना, डिजीज कॉज करते हैं जनरली ये स्पोरेंजियंस। तो ये 4 पार्ट्स थे किसके, प्रोटोजोआ के, जो हमने अभी देखे। प्लांट्स आर ऑटोट्रॉप्स। कैन यू थिंक ऑफ सम प्लांट्स आर जनरली हेटरोट्रॉपिक। भाई प्लांट्स हम जनरली मानते हैं कि ऑटोट्रॉप्स ही होते हैं, बट कुछ प्लांट्स हैं जो हेटरोट्रॉप्स भी हैं, पैरासाइट्स भी हैं, इंसेक्टिवर्स भी हैं, तो उनके बारे में बात करनी है यहाँ पर। कुछ जो होते हैं पार्शली हेटरोट्रॉपिक हो सकते हैं, ठीक है, या फिर इंसेक्टिवर्स हो सकते हैं या फिर पैरासाइट्स हो सकते हैं।
ब्लडवर्ड, वीनस फ्लाई ट्रैप्स, ये सब, या किसकटा हो गया, ये सारे एग्जांपल्स हैं। ये ब्लडवर्ड क्या करते हैं, ये ट्रैप करते हैं इंसेक्ट्स को, छोटे इंसेक्ट को ट्रैप करते हैं ब्लडवर्ड। वीनस फ्लाई ट्रैप्स, ये देखो देखो यहाँ पे इसने ट्रैप भी किया हुआ है यहाँ पर। ये इनको क्या करते हैं, जैसे कि यहाँ पे कोई इंसेक्ट ले करता है, सिट करता है, तो इनकी जो ये जो फ्लैप है, इनका जो लीफ का फ्लैप है वो क्लोज हो जाता है और फिर उसके बाद कभी भी निकल नहीं पाता, ये कोई भी इंसेक्ट है। ठीक है जी, तो ये इस तरह से ट्रैपिंग करते हैं। पैरासाइट, इंसेक्टिवायरस प्लांट बोलते हैं इनको। ठीक है जी, और ये पैरासाइट्स हैं, परजीवी होते हैं, जो क्या नाम है, अमरबेल कहते हैं हिंदी में इसको, और ये इंग्लिश में कसकटा बोलते हैं इसको, कैसकटा। तो इनके पास क्लोरोफिल नहीं होता, इसलिए ये क्या करते हैं कि दूसरे प्लांट के ऊपर सर्वाइव करते हैं, उनके ऊपर चढ़ाते हैं और उनका न्यूट्रिशन लेकर अपना काम चलाते हैं। ये पैरासाइट्स होते हैं। व्हाट डू टर्म फेकोबियंट्स एंड माइकोबियंट्स, ये दो चीज़ें हैं। फाइको का मतलब होता है एल्गी और माइको का मतलब होता है फंजाई। ठीक है जी, दोबारा सुन लो, फाइको का मतलब एल्गी और माइको का मतलब फंजाई। फाइको बियॉन्ड और माइको बियॉन्ड दोनों मिलकर एक एसोसिएशन बनाते हैं जिसको बोलते हैं लाइकेन, इसको बोलते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। इसमें क्या होता है कि एल्गी और फंजाई दोनों आपस में मिलकर एक एसोसिएशन बनाते हैं अपने अपने फायदे के लिए। एल्गी के पास क्या होता है, क्लोरोफिल नाम की चीज़ होती है और उससे क्या होता है, वो फोटोसिंथेसिस करती है। फंजाई के पास क्या होता है, उसके पास एक सिस्टम होता है जिससे कि वो डेड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म से ऑर्गेनिक मटेरियल्स को एब्जॉर्व कर सके। ठीक है जी, दूसरे एक्सपेक्ट में जो फंजाई हैं वो एल्गी को शेल्टर प्रोवाइड करती हैं, तो दोनों अपने अपने फायदे के लिए साथ में रहते हैं। तो उसमें जो दो पार्ट हो गए, जो एल्गी वाला पार्ट हो गया उसको बोलते हैं फैकोबियंट्स, और जो फंजाई वाला पार्ट हो गया उसको बोलते हैं मैकोबियंट्स। ठीक है जी, तो यही है, एल्गी और फंजाई का दोनों मित्र बन के रहते हैं अपने अपने फ़ायदे के लिए। तो ये कुछ इस तरह से दिखते हैं और ये इस तरह से घुल मिल जाते हैं कि इनको देखकर कोई भी ये नहीं कह सकता कि ये फंजाई का पार्ट है, ये एल्गी का पार्ट है। बस वो नाम दिया गया कि फंजाई वाले को क्या बोलते हैं, माइकोबियंट, और एल्गी वाले को फैकोबियंट्स बोलते हैं। ठीक है जी, तो ये फंजाई। गिव अ कंपैरेटिवली अकाउंट ऑफ अ क्लास ऑफ किंगडम फंजाई अंडर द फॉलोइंग, तो किंगडम फंजाई के बारे में हमें मोड ऑफ न्यूट्रिशन और मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के बारे में पता करना है। देखते हैं इसको भी। फंजाई का क्या करना है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन। हेटरोट्रॉपिक होते हैं ये। ठीक है जी, मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा होता है, हेटरोट्रॉपिक होता है इनका। ये इसके एग्जाम्पल है मशरूम वगैरह के। ठीक है जी, ओके, ठीक है जी। ये हेटरोट्रॉपिक होते हैं और सोल्यूबल जो ऑर्गेनिक मैटर होते हैं वह डेड डिकेइंग सब्सटेंस से एब्जॉर्ब कर लेते हैं और ये सैप्रोफाइट कहलाते हैं। ठीक है जी, गले सड़े प्लांट्स पर ये निर्भर करते हैं, इसलिए इनको सैप्रोफाइट्स बोलते हैं। दूसरे प्लांट पर मतलब कि डिपेंड हो सकते हैं ये, तो पैरासाइटिक भी हो सकते हैं ये। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन पैरासाइटिक भी हो सकता है इनका, सैप्रोफाइटिक भी होता है और हेटरोट्रॉपिक भी होता है। ठीक है जी, रिप्रोडक्शन की बात करें तो इसमें इनका फ्रेगमेंटेशन भी हो सकता है। ठीक है, वेजिटेटिव मीन्स में अगर हम देखें इनको तो फ्रेगमेंटेशन भी हो सकता है, फ्यूजन भी हो सकता है, बडिंग भी हो सकती है। ठीक है जी, बडिंग का एग्जांपल क्या होगा, यीस्ट। ठीक है जी, यीस्ट हो गया। फ्रेगमेंटेशन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में स्पोर्स, कोनिडिया और स्पोरेंजिया ये बना सकते हैं ये। ठीक है जी, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो ओस्पोर्स, एस्कोस्पोर्स, बेसिडोस्पोर्स ये बना सकते हैं ये। ठीक है जी, तो इनके पास ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन मोड ऑफ रिप्रोडक्शन हो गए, तीनों होते हैं, सेक्सुअल भी, एसेक्सुअल भी, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन भी, सारे होते हैं इनके पास। ठीक है जी, और अगर उसकी बात करें हम मोड ऑफ न्यूट्रिशन की तो सैप्रोफाइटिक हो सकते हैं, पैरासाइटिक हो सकते हैं और हेटरोट्रोपिक भी हो सकते हैं। तो ये इसका आंसर है। बाकी अगर लिखना चाहो तो बहुत कुछ लिख सकते हैं इसमें। तो ये इसका क्या नाम है, सेक्सुअल साइकिल जो है इसका, उसमें 3 पार्ट होते हैं, प्लस प्रोटोप्लाज्म जो डिवाइड होगा प्लाज्मोगेमी बोलेंगे, मतलब इसमें क्या होगा, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस दोनों डिवाइड होंगे, इसको प्लाज्मोगेमी बोल देंगे। उसके बाद फिर क्या होगा, जब क्या नाम है, जब न्यूक्लियस का डिवीजन होगा, एक न्यूक्लियस से 2 न्यूक्लियस बनेंगे तो उसको कैरियोगेमी बोलेंगे। कैरियोगेमी बोलेंगे तो उसका जब जायगोट बनेगा, जायगोट में क्या होगा, उसके पास दो न्यूक्लियस होंगे, यानी कि नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स 2 होंगे, 2 पेयर्स होंगे, तो उसको वो क्या होगी, डिप्लॉइड सेल होगी। अब डिप्लॉइड सेल होगी उसको फिर हैप्लॉइड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो फिर मियोसिस होगी। मियोसिस एक ऐसा सेल का क्या नाम है,
फिजन है, जिसमें कि एक सेल दो पार्ट में डिवाइड होगी और उसमें क्या नाम है नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो है वो पार्शियल होंगे, यानी कि अगर 2n है तो n हो जाएगा, या 23 क्रोमोसोम्स है तो उसके आधे हो जाएंगे, 12.5 के आसपास हो जाएंगे। तो दो सेट होंगे अगर क्रोमोसोम्स के तो सिंगल सेट हो जाएगा। तो वो होता है क्या नाम है, मतलब कि डिप्लॉइड का हेप्लॉइड का में कन्वर्ट हो जाएगा, उसको म्यूसिस बोलेंगे। ठीक है जी, तो यही सब कुछ दे रखा है इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। ये इसके एग्जांपल्स हैं सबके, बेसिडोमाइसीट्स हो गया। ठीक है जी, ये इसके बारे में हमने, वैसे इसकी वीडियो का लिंक डाल दूंगा मैं, आप उसको फन जाएगी पूरी वीडियो देख लेना। ठीक है जी। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ यूग्लिनोइड्स। यूग्लिनोइड्स की अगर हम बात करें तो यूग्लिनोइड्स क्या होते हैं, फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं। ठीक है जी, फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं और स्टेंजेंट वाटर में पाए जाते हैं। स्टेंजेंट का मतलब कि वो वाटर जो फ्लो नहीं करता, जो खड़ा रहता है एक जगह पर, तालाब जैसे कि वो फ्लो नहीं करता, तो इस तरह की हैबिटेट्स में पाए जाते हैं। सेल वॉल की जगह उनके पास प्रोटीन की अच्छी खासी एक लेयर होती है जो पेलिकल्स के नाम से जानी जाती है, और इसी वजह से उनकी बॉडी फ्लेक्सिबल होती है। मतलब कि सेल वॉल नहीं पाई जाती इनके पास बाहर एक लेयर पाई जाएगी पेलिकल के नाम से। ठीक है जी, और इसीलिए इनकी बॉडी फ्लेक्सिबल होती है। दो फ्लैजिला पाए जाएंगे, एक शॉर्ट एक लंबा, एक बड़ा एक छोटा। ठीक है जी, और इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन फोटोसिंथेटिक हो सकते हैं ये, जब इनके पास सनलाइट प्रेजेंट होगी, जब मतलब सनलाइट होगी तो फोटोसिंथेसिस करेंगे, और जब सनलाइट नहीं होगी तो ये प्रेडेटिंग करेंगे दूसरे छोटे ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंड होकर, और क्या नाम है उन एटोट्रोपिक का बिहेवियर शो करेंगे ये। पिगमेंट जो इनके पास पाया जाता है यूग्लिनोइड्स के पास, वो ऐसा पिगमेंट पाया जाता है जो हायर प्लांट्स के पास पाया जाता है। कहने का मतलब ये है कि उनके पास जो क्लोरोफिल है वो बढ़िया क्वालिटी वाला पाया जाता है। ठीक है जी, ये यूग्लिना है, यूग्लिनोइड्स के एग्जांपल्स हैं, इस तरह के कुछ दिखते हैं ये। गिव ए ब्रीफ अकाउंट ऑफ वायरस विद रिस्पेक्ट टू देयर स्ट्रक्चर एंड नेचर ऑफ द जेनेटिक मटेरियल्स, आल्सो नेम फॉर कॉमन डिजीज। तो वायरस के बारे में बात करनी है। तो वायरस जो क्या होते हैं, पहले ओवरव्यू ले लो इसका। ठीक है, वायरस क्या होते हैं। वायरस एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो लिविंग भी है नॉन लिविंग भी है, या हम कह लें कि लिविंग भी नहीं है नॉन लिविंग भी नहीं है। ठीक है, कैसे कि उसके पास ज़्यादा कुछ है ही नहीं, एक कवर है जिस जो बाउंड्री है उसको बोलते हैं कैप्सिड। कैप्सिड बनी है कैप्सोमियर से। ठीक है जी, उसके अंदर एक जेनेटिक मटेरियल है, यानी कि एक चिप, डीएनए हो सकता है, आरएनए हो सकता है, सिंगल स्ट्रैंड का डीएनए या डबल स्ट्रैंड का डीएनए या सिंगल स्ट्रैंड का आरएनए डबल स्ट्रैंड का आरएनए, ये कुछ भी हो सकता है। ठीक है, उसके बाद कोई अपना मैकेनिज्म नहीं होता इसके पास, मतलब कि ना तो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, कुछ नहीं होता उसके पास। बाहर अगर रहेगा वो इन्वायरमेंट में तो ऐसे रहेगा जैसे कि वो नॉन लिविंग है। बट अगर किसी सेल के अंदर एंटर हो गया, ठीक है जी, किसी सेल के अंदर एंटर हो गया तो वो फिर पूरी सेल को अपने कंट्रोल में ले लेगा, उसका पूरा मैकेनिज्म यूज करेगा। ठीक है जी, अपना रिप्लिकेशन करेगा, उसका पूरा का पूरा सिस्टम यूज करेगा, और अपनी बहुत सारी क्वांटिटी करके, मतलब कि मल्टीप्लिकेशन करके, और उस सेल को ब्रस्ट कर देगा, उस होस्ट को किल कर देगा, ब्रश करके बाहर निकल जाएगा, फिर वो क्या नॉन लिविंग हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से इनका मैकेनिज्म, तो मतलब अब देखते हैं इसको। नॉन सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, सेल कुछ खास नहीं होती, इनके पास कोई मैकेनिज्म होता है, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है सेल के बाहर। जब ये एक बार सेल के अंदर घुस जाते हैं तो मशीनरी जो उसकी है मैकेनिज्म है सेल का, वो पूरा यूज करेंगे, रिप्लिकेट करेंगे अपने आप को, सेल को ब्रश करके बाहर निकल जाएंगे। ठीक है जी, डिमिट्री इवेनोवस्की 1892 में उन्होंने ये बताया कि कुछ ऐसे माइक्रोब्स होते हैं जो टोबैको के प्लांट में एक डिजीज़ कॉज करते हैं, जिससे कि उनकी लीफ इस तरह की शेप में कन्वर्ट हो जाती है, मतलब कि इसमें डिजीज़ कॉज करते हैं। ठीक है जी, इसको टोबैको मोज़ेक डिजीज़ बोला इसको। और उन्होंने ये बताया कि जो क्या नाम है ये वायरस होते हैं बैक्टीरिया से छोटे होते हैं शेप में। ठीक है जी, क्योंकि एक बैक्टीरिया प्रूफ का फिल्टर होता है, उसमें से भी ये पास आउट हो जाते हैं, तो कहने का मतलब ये है कि उससे उनका साइज छोटा ही होता है। M.W. बेजरनेक 1898 में उन्होंने ये बताया कि अगर हम किसी इन्फेक्टियस प्लांट, मतलब कि वो टोबैको प्लांट जिस पे वायरस का इन्फेक्शन हो चुका है, अगर हम उसका एक्सट्रैक्ट निकालें और किसी हेल्दी प्लांट के अंदर डाल दें, तब भी क्या होगा, वो जो हेल्दी प्लांट है वो भी इन्फेक्शन उसको क्रिएट हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि वायरस इन्फेक्शन क्रिएट करते हैं।
ठीक है जी। तो वही दे रखा है कि उनके पास क्रिस्टलाइन की फॉर्म होती है और उसके अंदर पास एक लार्जली प्रोटीन नाम की चीज़, मतलब इसका डीएनए आरएनए वगैरह होता है उनके पास। और वायरस जो है ऑब्लिगेट पैरासाइटिक होते हैं, मतलब उनके पास पैरासाइट के अलावा कोई ऐसा मैकेनिज्म होता ही नहीं है कि वो कुछ, उनके पास ऑप्शन ही नहीं होता। कहने का मतलब कोई भी वायरस है, ऐसा कोई भी वायरस नहीं है जिसके पास डीएनए आरएनए दोनों हो, या तो उसके पास डीएनए होगा या फिर उसके पास आरएनए होगा। ठीक है जी, उसके पास आरएनए होगा या फिर डीएनए होगा, मतलब डीएनए आरएनए इकट्ठा नहीं होगा उनके पास। तो वायरस के पास न्यूक्लियर प्रोटीन होता है, यानी कि मतलब कि न्यूक्लियस का जेनेटिक मटेरियल और उसके साथ में कोई प्रोटीन जो कि डिजीज़ कॉज करता है। ठीक है जी। तो वायरस के पास सिंगल स्ट्रैंड का अगर आरएनए है तो वो क्या नाम है, प्लांट को इन्फेक्ट करेगा। अगर डबल स्ट्रैंड का डीएनए या आरएनए है तो वो एनिमल को इन्फेक्ट करेगा। अगर वो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है तो उसके पास भी डबल स्ट्रैंड का डीएनए होगा। ठीक है जी, बैक्टीरियोफेज कहते हैं जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है। और ये कुछ इस तरह का दिखता है। उसकी प्रोटीन की कोट होगी ऊपर, इसको कैप्सिड बोलते हैं। ये कैप्सिड कुछ इस तरह की होगी, इसको कैप्सिड बोलते हैं। और ये कैप्सिड कैप्सोमियर से बनी होती है। इतनी बात क्लियर है, जो कि उसके न्यूक्लिक एसिड को, यानी कि जो उसके पास जेनेटिक मटेरियल, जो उनके पास इंफॉर्मेशन है उसको स्टोर करती है। कैप्सोमियर की शेप हेलिकल हो सकती है, पॉलीहेड्रल हो सकती है, कम्प्लेक्स हो सकती है, जैसी भी हो सकती है। तो उसके हिसाब से उसकी शेप निर्धारित होगी, डिसाइड होगी। ओके, डिजीज़ जो है वायरस के द्वारा मम्फ क्रिएट करते हैं। मम्फ में क्या होता है कि जो हमारी सलाइवरी ग्लैंड्स जो होती हैं यहाँ की, उसमें सूजन क्रिएट हो जाती है, और जिसकी वजह से क्या होता है कि मम्फ मतलब कि यहाँ पे सूजन आ जाती है इस जगह पे गले के हिसाब से। चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स यानी कि चेचक, छोटी माता बड़ी माता, ये भी वायरस के द्वारा क्रिएट होती है, फैलती है। हर्प्स यानी कि वन काइंड ऑफ, मतलब कि ये फोड़े फुंसियाँ होती हैं जिसके अंदर लिक्विड भरा होता है, इन्फेक्शन से क्रिएट होता है ये भी। या इन्फ्लुएंजा यानी कि जिसमें कि फीवर, ठंड लगेगी, मसल्स में दर्द होगा, कफ होगा, या फिर मतलब कि क्या कंजक्शंस क्रिएट होंगे। ठीक है जी, नाक बहेगी, हेडेक, थकावट। तो ये क्या नाम है इसकी सिम्टम्स है। एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ये भी वायरस से ही क्रिएट होता है। या फिर अगर हम प्लांट्स की बात करें तो उसमें मोजेक फॉर्मेशंस, टोबैको मोजेक वायरस जो था। ठीक है जी, तो ये डिजीज सारी इसी से होती हैं, वायरस से। तो इसका क्या नाम है, सिंपल सा है कि क्या नाम है, रोलिंग या कर्लिंग, येलोविश या वेन क्लियरिंग, ये इसके सिम्टम्स हैं। ऑर्गेनाइज डिस्कशन इन योर क्लास ऑन द टॉपिक आर वायरस लिविंग और नॉन लिविंग। तो इसके ऊपर एक डिस्कशन क्रिएट करना है। देखो भाई, वायरस लिविंग भी है, नॉन लिविंग भी है। लिविंग तब है जब वो किसी सेल के अंदर जाता है, नॉन लिविंग तब है जब वो इन्वायरमेंट में रहता है। ठीक है जी। तो वही है, वायरस के पास अगर डीएनए, ये तो इसका दे रखे हैं, वो क्या नाम है, वायरस के पास न्यूक्लिक एसिड होता है, डीएनए आरएनए होता है, इसलिए उसको कह सकते हैं कि वो लिविंग होता है वो। ठीक है, वो अपने इन्वायरमेंट के हिसाब से रिस्पॉन्ड करते हैं सेल के अंदर, तो उसको लिविंग बोल सकते हैं। ठीक है जी। बट अगर वो सेल के बाहर है, उसके पास कोई ऐसी मैकेनिज्म नहीं होता कि वो रिप्रोडक्शन कर सके, ठीक है, फर्टिलाइजेशन कर सके, तो हम उसको नॉन लिविंग बोल सकते हैं। तो ए सेलुलर नेचर होता है, इंडिकेट दैट वायरस आर नॉन लिविंग। तो मतलब बहुत सारे ऐसे उसके मैकेनिज्म जिसके बेस पे हम ये कह सकते हैं कि वो नॉन लिविंग है। बट बहुत सारे ऐसे मैकेनिज्म भी हैं उसके पास जिसके द्वारा हम ये बोल सकते हैं कि वो लिविंग है। तो ये हमारा क्या नाम है, चैप्टर फिनिश हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप स्माइलिंग एंड अपडेट योर नॉलेज रेगुलरली। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।